सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और सखाओं को, श्रोताओं को मंजरी वर्मा और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है संगीता जी। और देखिए आज हमारे जो विषय हैं वो बहुत सबको तो पता ही है, लेकिन जो इनको नहीं पता है तो उनको तो हम बताते ही हैं। तो बताइए ना कि आज कौन सा विषय है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिल्कुल समय के पाबंद हम भी हैं और हमारे श्रोता भी बड़े समय के पाबंद हैं, तो ऐसे ही कुछ आज हमने भी विषय चुना है, समय का दर्पण। हाँ, और आज हम बातें करेंगे धीरे धीरे बोल पे। क्या बात यूं तो हम बातें करते हैं तो देखिए धीरे बोलते हैं, लेकिन सभी बोलना तो पड़ता ही है ना, सुन लेते हैं। तो ऐसी कुछ बातें आज होंगी और कला के बारे में बात करेंगे, मीनाकारी कला के बारे में बात करेंगे और सखी विशेष में बात करेंगे। जी, हम बात करेंगे आज पद्मा सचदेव जी की। जी। तो पद्मा सचदेव जो थी एक भारतीय कवित्री और उपन्यासकार थी। वो डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री रही। वो हिंदी में भी लिखती थी। आपका जन्म 17 अप्रैल 1940 को पुरमंडल यानी जम्मू कश्मीर में हुआ और उनके पिता प्रोफेसर जयदेव शर्मा हिंदी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, जो सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान नहीं रहे। पद्मा अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और सन 1966 में उनका विवाह प्रसिद्ध गायक सुरेंद्र सिंह से हुआ था। जी। और डोगरी की अगर बात की जाए तो विदुषी कवित्री, संस्मरण भी क्योंकि इन्होंने लिखे हैं मंजरी, और गद्यकार पद्मा सचदेव कहती थी कि पिता के जाने के बाद मैंने गाँव का जीवन करीब से देखना शुरू किया। तब वहाँ औरतें लोकगीत गाती थीं। यहाँ एक विधा है गाने की जिसे पाखा कहते हैं, और ये जम्मू के अलावा और कहीं नहीं है। लोकगीतों से ये बड़ी ही चमत्कृत होती थी। और पिता के जाने के बाद एक खालीपन सा आ गया। जब वो थे तब कहती हैं कि मैं चाहती थी कि मैं खूब पढूं, प्रथम आऊं ताकि लोग मेरे पिता को बधाइयाँ दे सकें, लेकिन उनके जाने के बाद रुचि कम हो गई। तो देखिए बच्चों में क्या ख्वाहिश होती है कि हमें अच्छा करना है, जीवन में अच्छा पढ़ना लिखना है ताकि हमारे माता पिता का नाम रोशन हो और जिस जगह रहते हैं वहाँ का रोशन हो नाम, और साथ ही साथ अपने देश का भी हो। तो ऐसे ही कुछ इनकी भी मंशा रही थी। बिल्कुल। और वो कहती थी संगीता जी कि देखिए कविता खुद आती है, मन में उसे लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन गद्य में मेहनत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। आगे कहती है कि टूट जाते हैं कभी मेरे विचार, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। इस एक शेर में पूरी प्रक्रिया समाई हुई है। हम सबके भीतर यादों का अथाह समंदर होता है, किसी से प्यार करने का, नफरत का, रिश्तों का। मैं प्रकृति के करीब थी, प्रकृति ही मेरी प्रेरणा थी। पिता के साथ हमने कश्मीर में जम्मू में कई जगहों की सैर करी। शालीमार और निशात बाग और चश्मे शाही की खूबसूरती के नज़ारे उन्होंने वहाँ पे लिए। चश्मे शाही और शालीमार निशात की तो खैर खूबसूरती कुछ ऐसी ही है कि लोग वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल खो जाते हैं। और संगीता जी इनका नाम पढ़ते ही वहाँ की खूबसूरती जो है वो दिखने लग जाती है। बिल्कुल। और उनका जो लेखन है उसमें भी वो नजर आता है। आगे मतलब इन्होंने जो कविताएं लिखी उनमें भी वहाँ की खूबसूरती के बारे में बड़ा ही सुंदर चित्रण भी किया है। तो लेखन की विलक्षण प्रतिभा की धनी थी पद्मा सचदेव ने। इन्होंने 14 साल की उम्र से ही लेखन कार्य करना शुरू कर दिया। डोगरी साहित्य और कविताओं के लेखन का सिलसिला पद्मा ने जारी रखते हुए कवित्री के रूप में ख्याति प्राप्त की और फिर लोकगीतों से प्रभावित होकर मेरी कविता मेरे गीत ये लिखा, और ये एक लोकप्रिय इनका कविता संग्रह भी है जो इन्होंने लिखा। तो संगीता जी क्यों ना हम इनकी ये कविता पढ़ें, है ना? बिल्कुल, कुछ पंक्तियां तो पढ़ ही सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो मेरी कविता मेरे गीत इसमें इन्होंने भादों के ऊपर लिखा है कि भादों ने गुस्से में आकर जब खिड़कियां तोड़ी, तब मुझे यूं लगा जैसे कोई आया, सावन की बौछारें भरी दोपहरी में चल कर आई,
मिट्टी की पूरी दीवार गीली हो गई। दीवार पर पुता मकील रो उठा। बाहर घड़ियाली भी सीलन से भर उठी। बादल ने जब दीवार पर बनी लकीरें मिटा दी, तब मुझे यूं लगा जैसे कोई आया है। और बादल ने बेशुमार रंग बदले, कहीं 7 रंगों वाली पेंग, कहीं घनी बदली। मेरा ये दलान कभी चांदनी से भर उठा, कभी अंधेरे से। बाहर कच्ची रसोई की मिट्टी जरा जरा गिरती रही, कहीं कुंवारी आशाओं की उन्मुक्त हंसी बिखर गई। तब मुझे यूं लगा जैसे कोई आया है। ऊपर के चौगान में जोर की बौछार पड़ी। मेरे घर के शह तीरों का कोमल मन डर से कांप उठा। हवा के डर से कहीं आम की टहनियां, शौर बेरी के दरख्त जोर जोर से आहें भरने लगे। निढाल और चूर हुई कुंजे एकाएक उड़ी। तब मुझे यूं लगा जैसे कोई आया है। और छोटे छोटे पत्तों में ठंड उतर आई। मुझे थर थर कांपते हुए नीले हो गए, मानो माँ ने बाह पकड़कर जबरदस्ती नहलाया हो और नहाने से सुंदरता को और रूप चढ़ गया हो। बेलों से जब वृक्षों ने कलियां उधार मांगी, तब मुझे यूं लगा जैसे कोई आया। कितनी सुंदर सी कविता थी इनकी लिखी हुई। और पढ़कर बिल्कुल उस दृश्य में चले गए हम लोग। और इसके बाद क्या हुआ कि जिसके लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, और बाद में हिंदी और डोगरी गद्य पर भी उनका ऐसा ही अधिकार रहा। जी, अपने 3 कविता संग्रहों के बाद जम्मू और कश्मीर की कला संस्कृति और भाषा अकादमी से उन्हें रोब ऑफ ऑनर ये पुरस्कार दिया गया। जी, और वो उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार राजा राम मोहन राय से भी सम्मानित की गई। डोगरी कहानी के क्षेत्र में उनके आगमन से एक नई मानसिकता और एक नई संवेदना शक्ति का विकास हुआ। जी, पद्मा सचदेव जम्मू और कश्मीर रेडियो में स्टाफ कलाकार के पद पर कार्यरत रहीं और बाद में दिल्ली रेडियो में डोगरी समाचार वाचिका के पद पर भी कार्य किया। इन्होंने रेडियो की यादें साझा करते हुए पद्मा क्या कहती हैं कि उन दिनों नया रेडियो आया था। नई प्रतिभाओं की खोज हो रही थी। मैं हर रविवार रेडियो में कार्यक्रम करती। इंटरव्यू द्वारा मुझे चुना गया था। देखिए, तो फिर जब चुन ली गई ये रेडियो के लिए, तो फिर इनको कितनी खुशी हुई होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कविता और गद्य संग्रह भी लिखा करती थी। लिखते हैं इन्होंने जो भी अपना लिखा, उसमें तो सारी चीजें ही समाहित थी। तो मुझे 5 भाषाएं आती थी, ऐसा इन्होंने बताया। और पंजाबी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और कश्मीरी, इन भाषाओं में तो इस प्रकार रेडियो में कार्यक्रम करने का इन्हें मौका भी मिला, पद्मा सचदेव को मिला। और उन्होंने जो भी उनको जिम्मेदारी वहां दी गई, जी, उसे बखूबी निभाया भी। बिल्कुल। और उनकी जो कृतियां थी उसमें नौशीन, किताब घर, मैं कहती हूँ, अखियन देखी, यात्रा वृतांत है उनका। 1995 में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ उन्हें मिला था। और इसी के साथ अमराई है, जम्मू जो कभी सहारा था, इनका उपन्यास है ये। और फिर क्या हुआ जी, फिर क्या हुआ, और तविते चन्हान, उत्तर बहनी, और गोद भरी, और अब न बनेगी देहरी, देहरी यानी कि देहरी जो बनती है, जी, अब न बनेगी देहरी। इनके अलावा कविता संग्रह में विशिष्ट मेरी कविता मेरे गीत, जिसकी की कुछ पंक्तियां हमने पढ़कर सुनाई भी, इसके लिए पद्मा सचदेव को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में पद्मश्री, 2007-8 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी कवि सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। और इनके अलावा यात्रा, संस्मरण, किताबों के अनुवाद, किताबें, नॉवेल और आत्मकथाएं भी इन्होंने लिखी। और इसी वर्ष 4 अगस्त को 81 वर्ष की उम्र में पद्मा सचदेव ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। जी, तो इन्होंने साहित्य को कितना समृद्ध किया है। तो ये देखिए, इस तरह से जो साहित्यकार अपनी रचनाओं को लिखते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं उस प्रकृति में बड़ा ही उनका मन रचा बसा रहता है। वहाँ की भीनी भीनी सी सुगंध, जो मिट्टी की सुगंध होती है, वो उनकी कहानियों में, कविताओं में बिल्कुल निकल के आती है। और हम जब पढ़ते हैं तो हम वो उस जगह को एकदम महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। हम दूर हैं लेकिन हम उनके लिखा जो वो लिखते हैं, उनके शब्दों से हम उस चीज को समझ सकते हैं। जी, तो इसके लिए ये भी जरूरी है बहुत समझना मंजरी। खासकर साहित्यकारों में ये बड़ी रुचि होती है, और इस तरह से वो भी समझते हैं कि जिस प्रकृति को कितने करीब से देखा है, तो उतनी ही करीबी उनकी जो रचनाएं हैं उनमें भी समझ में आती है। तो अब हम लोग सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
ऊंचे हिमालय के नीचे। देखिए जो पद्मा सचदेव जी की हमने बात करी मंजरी अभी, तो उनकी भी जो लेखनी है, उनकी जो कृति है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी प्रकृति से प्रभावित थी, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की थी, है ना। तो और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारी बहुत सारी सखियों ने बहुत सारे कमेंट्स भी लिखे हैं हमारे कार्यक्रम के जो विषय हैं उनको लेकर। हाँ, तो संगीता जी, हमारी एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है, मीनाकारी के ऊपर लिखा है कि मीनाकारी शब्द सुनते ही आंखों के सामने सोने और चांदी पर रंग बिरंगी हरे ब्लू कत्थई रंग की मीनाकारी आंखों के सामने आती है। शायद ही कोई महिला को मीनाकारी किए गए जेवर पसंद नहीं आते। मुझे तो मीनाकारी किए हुए गहने बेहद पसंद है। भाई आपको पसंद है तो हम लोग को भी पसंद है, और इन्हें आप अपने साड़ियों ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहन सकती हैं। इनके रख रखाव में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, और गहनों की बनस्पत मतलब जो गहने और होते हैं उनके हिसाब से इन्होंने कहा है कि रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि आज देखते हैं कि भाई हम लोग मीनाकारी में क्या क्या लेकर आए हैं, तो बिल्कुल देखेंगे। और मीनाकारी बनाने में भी समय लगता है ना जी, बहुत समय लगता है। देखिए हम कई बार ऐसे विषयों को लेकर बातें करते हैं मीनाकारी के विषय में, जैसे तो ये तो देखिए समय का एक चक्र था जब इतनी सुंदर कलाकार इतने सुंदर कलाकार हुए, और उन्होंने इतनी सुंदर कलाकारी जगह जगह पर जो की, जो जिसे हमारा इतिहास कह सकते हैं, हमारे देश की संस्कृति कह सकते हैं कि बहुत ही समृद्ध हो गई। तो ये भी समय की ही देन थी। और मीनाकारी के विषय में तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई दर्पण पर भी मीनाकारी की जाती है। तो मीनाकारी के विषय में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं समय, जो एक दर्पण से कम नहीं, और इस पर जो कारीगरी है वो भी बड़ी सटीक करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर समय पर के दर्पण पे हमने अच्छे से नहीं किया काम तो फिर उसका परिणाम भी अलग निकलता है। तो देखिए ना कि समय का जो दर्पण है वो 3 अक्षरों का ये शब्द बड़ा सुनने में आसान लगता है, छोटा सा लगता है, लेकिन दुनिया की ये सबसे शक्तिशाली चीज है, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, वो निरंतर चलता ही रहता है। और क्योंकि वो परिवर्तनशील है, लेकिन इस ब्रह्मांड में परिवर्तन को छोड़कर कुछ भी स्थायी नहीं है। तो जो अगर समय से जो ध्यान देता है हर चीज पर, तो वो ही सफल होता है। और जो समय जो होता है ना संगीता जी, वो रेत की तरह हथेली से सरक भी जाता है और उसका पता नहीं चलता है। इसलिए समय के साथ जीवन में अनुशासित होकर के गति आवश्यक अपनी बना के रखें, है ना। हाँ, समय से तो हम अनुशासन भी बहुत सीखते हैं। देखिए समय से भोर होती है, समय से दोपहर हो जाती है, समय से दिन उगता भी है, सूरज उगते भी हैं, और फिर समय से ढल भी जाते हैं। तो नियम तो है ही, तो नियम है तो वो तो हमें सीखना ही सीखना है। समय नियम भी सिखाता है। देखिए बहुत कुछ चीजें सिखाता है समय, और जिसने समय को अच्छी तरह से समझ लिया, और जिसने जिस तरह से प्रकृति ने एक नियम बना रखे हैं और उसी हिसाब से अपना भी नियम बना लिया, तो फिर जिंदगी संवर जाती है बिल्कुल भी। और बहुत सारे महापुरुष भी हैं हमारे, जिन्होंने बड़े ही समय को बहुत अच्छी तरीके से समझा और इसे अपने क्रियाकलापों में अच्छी तरह से उतारा, और जिस वजह से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने नाम को इतना ऊंचा, इतना आगे तक बढ़ाया। बिल्कुल। और सवाल, क्या हमने समय सारणी के हिसाब से काम किया है? क्या हम अब तक आलस्य का त्याग कर पाए हैं? ये भी एक सवाल है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि समय तो सबके पास एक समान, यानी ठीक उतना ही समय मिलता है जितना एक सफल होने व्यक्ति को मिलता है। यानी समय सबके लिए है, कोई शिकायत नहीं कर सकता, कोई शिकायत नहीं कर सकता कि हम समय हमारे लिए कम दिया। समय सबके लिए बराबर है, बस आप उस समय का सदुपयोग कितनी अच्छे तरीके से करते हैं। हर पल का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप कभी पीछे नहीं रह सकते। जी बिल्कुल। और ये बात और हो सकती है कि भाई कुछ परिस्थितियां हैं वो अलग हो सकती हैं, लेकिन समय तो सबको एक तरीके का ही मिलता है। अब ये है कि उन परिस्थितियों को किस तरह से हम अपने अनुकूल बनाते हैं। कभी कभी तो ये भी होता है कि परिस्थितियों का ही हम हवाला दे देते हैं। अगर संगीता जी, अगर सुबह सूरज जब निकलता है, उसके निकलने से पहले ही अगर हम उठ जाते हैं तो देखिए फिर रात तक होते होते कितना समय हमारे पास होता है और कितने हम काम उस समय कर लेते हैं। तो अगर जो देर से उठते हैं तो उनके लिए फिर उसी तरह से हो जाता है, समय कम पड़ जाता है।
जी बिल्कुल। तो वैसे ही है कि समय की तुलना जो है वो नहीं की जा सकती है। सब कुछ बेच कर भी हम समय को खरीद नहीं सकते हैं। कितनी ऐसी बात है कि हाँ, अमूल्य बात है कि हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। और महान कवि कालिदास का कथन है कि कबीरदास जी का कथन है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। अर्थात तुरंत उसी पल में काम कर लेना चाहिए। कल पर छोड़ दिया तो फिर वो कल तो फिर कभी आता नहीं। हाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है ना, क्योंकि आगे भी हम नहीं जानते क्या होगा। तो जिस वो मतलब उन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है, जैसे जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बुपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी कि कहते हैं कि मोती उसे ही प्राप्त होता है जो गहरे पानी में उतरकर उसकी तलाश को करता है। लेकिन अगर हम गहरे पानी से ही डर जाएंगे कि भाई इतनी मेहनत कौन करे और इसमें जाए कौन, तो समय ऐसा ही है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए बहुत कुछ हमें त्यागना भी पड़ता है और बहुत कुछ कोशिशें भी करनी पड़ती हैं। तो मेहनत अगर करा जाए और समय की पाबंदी भी रखी जाए तो फिर आगे बहुत सफलता हासिल की जा सकती है। ये हमारे महापुरुष भी सिखा गए हैं। बिल्कुल संगीता जी। और समय की कद्र जो करते हैं तो वो मोती तो पा ही लेते हैं, है ना, सफलता का मोती। और धीरज और धैर्य से हाँ बिल्कुल जो होना मेहनत चाहिए करते हैं, धीरज तो होना ही धीरज होना चाहिए और मेहनती भी होना चाहिए आपको। और धैर्य से अगर मेहनत करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आता है कि आप जरूर सफल हो जाते, लेकिन समय निकल जाने के बाद फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो अगर आपके पास धीरज और धैर्य है तो आप समय के अनुसार चल सकते हैं, समय को समझ सकते हैं। हाँ, और देखो मंजरी कि जीवन को देखो, समय एक अमृत है जैसा कि हम जानते हैं, है ना। तो इससे हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। और बहुत कुछ चीजें प्रकृति में भी ऐसी हैं जिनसे हम सीखते हैं, जैसे फूल हैं, वो भी देखिए बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं लेकिन इतने खूबसूरत होते हैं कि उनको जब देखते हैं तो मन कितना खुश हो जाता है। और संगीता जी, आपने फूलों की बात करी, ये फूल भी देखिए ना अपने समय के अनुसार खिलते हैं। उनका एक समय निश्चित होता है कि वो कलियां बन गई हैं लेकिन तभी खुलेंगी जब उनका एक समय होगा। धीरे धीरे वो पता नहीं चलता, अपनी आंखों से तो दिखते ही नहीं कब वो पंखुड़ियां खुलने लगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो पूरा फूल बन जाता है। और इसी तरह से तितली होती है, इस तरह से नदियां होती हैं। नदियों की तो खैर बात ही और है, क्योंकि बाकी फूल हो गए, तितली हो गए, इनके पास तो बड़ा समय कम होता है, लेकिन उतने कम समय में भी ये अपने जीवन में कितनी सारी दूसरों के जीवन में बहुत सारी खुशियां भर देते हैं। और एक चीज और भी है कि देखिए नदियां होती हैं वो समंदर से मिलने के लिए बड़ी आतुर होती हैं, लगातार तो चलती रहती है। उनके रास्ते में कितनी भी रुकावटें हो, कोई भी पत्थर हो, कुछ भी हो, तो वो उसको पार कर निकल ही जाती हैं। बिल्कुल। तो हौसला हमें प्रकृति भी सिखाती है। और समय से चलना, और समय का देखिए बहाव कभी उल्टा नहीं होता, जैसे नदियों के बहाव को हम उल्टा नहीं कर सकते, तो समय कभी पीछे नहीं हो सकता। समय जो आगे निकल गया वो निकल गया। तो जो समय निकल रहा है, यानी कि अब जो निकल रहा है, उसका ख्याल आप जरूर रखें। बिल्कुल रखें और अपने जो लक्ष्य है उसको भी निर्धारित करें। और जो पंछी की उड़ान देखा जाए और आशानियों तक लौटने से भी हम सीख सकते हैं। और पंछियों की बात आई तो देखिए पंछी सुबह उठ के पूरा तैयार हो जाते हैं अपने पंख वंख झाड़ के कि अब मुझे जाना है, दाने चुगने हैं, उनकी अपनी तैयारी होती है लेकिन वो समय से उठ के अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं। और जैसे ही शाम ढलने को होती है वो समय उनको भी कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता समय हो रहा है, लेकिन वो उनको एहसास रहता है पूरा। वो बहुत ज्ञानी वाले होते हैं पक्षी, उनको बहुत नॉलेज रहती है प्रकृति से के बीच में रहते हैं। तो जैसे ही भोर होने होती तो उन्हें पहले पता है। सुबह कितनी वो औरों को जगाने का भाई समय के बारे में वो भी थोड़ा सा हम लोगों को अलर्ट करते हैं कि उठ जाइए, अब समय हो गया है। और अपने आसपास जो हरी भरी झाड़ियां आप उनपे आप सुबह के समय आपके कानों में चिड़ियों की बोलने की आवाज आने लग जाती है। उनको पता चल जाता है कि सुबेरा होने वाला है, अब उनको अपने दैनिक कार्यों के लिए समय से निकल जाना है। और सारे काम करके वो शाम तक अपने आशियाने में भी लौट आती है। तो हम भी कुछ उनसे सीख सकते हैं और बल्कि सीखते ही हैं कि हम भी अपना नियम से काम करके और अपने आशियाने में पहुंच जाते हैं, है ना। तो इस कहना चाहिए कि समय के अनुसार अपने लक्ष्य को आप निर्धारित करें। हाँ, ये तो सोचना ही पड़ेगा कि भाई आखिर हमें करना क्या है। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है तो फिर हम समय का सदुपयोग कैसे कर पाएंगे। तो लक्ष्य का निर्धारण तो जरूर होना चाहिए और उसी हिसाब से जो समय सारणी है उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो मौज मस्ती होती है या मनोरंजन या घूमना फिरना है तो बिना वजह मतलब इसकी टालमटोली नहीं करें। अगर आपको घूमना है तो सही जगह जाना है तो आप
घूमिए, लेकिन बेवजह जिसे कहते हैं उस तरह की चीजें घूमने फिरने वाली जो है वो आपको लगता है अभी समय यानी कि नहीं व्यर्थ है। में समय आप हाँ, ना गंवाएं। अगर आप पढ़ने का समय तो आप पढ़ें, घूमने के लिए जो आपने समय निर्धारित किया उस हिसाब से काम करें। और देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम ये हमेशा कहते हैं कि भाई बच्चों को समय से उठाइए, समय से पढ़ाना लिखाना है उनको, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम बड़े भी ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को तो समय से सुबह 4 बजे उठा दिया, लेकिन फिर पता चला हम लोग सो गए, या सुबह उठ के जल्दी काम कर लिया, फिर पूरे दिन जो है वो आराम करने लगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपने दूसरों को जगाया है कि पढ़ने के लिए, तो फिर आप भी और कई बार संगीता जी लोग ये भी कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठ गए, भाई मैं तो जल्दी उठता हूँ, फिर तो उसके बाद फिर सो गए, तो ये आपका उठना माना नहीं जाएगा। क्योंकि आपने समय से उठे, लेकिन आपने समय को समझा नहीं, क्योंकि उस समय भी यही सोचते हैं ना कि भाई कोई ना कोई काम जो है वो करना था, और इस वजह से चूंकि हम आज बहुत सुबह उठ गए, तो इस वजह से अब जो है नींद आ रही है, तो फिर वो काम फिर नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समय आपने जो निर्धारित किया है या जो काम निर्धारित किया है वो समय से पूरा हो जाए तो बेहतर है। और अब मैं सोचती हूँ कि एक गीत सुन लिया जाए मंजरी, फिर बातचीत करेंगे।
समय भी है, उपलब्धियां भी हैं और जी। बहुत सारी चुनौतियां भी और हैं। जो भी है वही एक पल है हाँ, ना? एक पल है। तो जी, और ये देखिए समय ऐसा है कि समय कभी-कभी एक काम नहीं बल्कि सभी काम में सभी काम चुनौतियाँ हैं और समय भी लगता है। मीनाकारी भी कुछ ऐसा ही है। जिसमें जी, काफी कुछ समय लगता बिल्कुल है। समय लगता है, लेकिन इसमें भी उपलब्धियाँ हमारे देश ने और कारीगरों ने और कह सकते हैं कि जो कलाकृति इससे होती है, उसमें हासिल तो की ही हैं। जी। हुँ, और मीनाकारी एक बड़ी ही पुरानी हुँ, और पेचीदा कला मानी जाती है। जी, इनके कलाकारों को मीनाकार कहते हैं। इसमें सोने की सतहों को चमकीले रंगों से भरा जाता है और एनामलिंग के जरिए जो धातु की सबसे पेचीदा सजावटों में से है, इस कला में बहुत कौशल, सूक्ष्मता और समर्पण की ज़रूरत होती है। जी, वही बात है ना कि फिर जितना समय इसमें लगता है, देखिए कोई भी कारीगरी हो, चाहे वो सोने हुँ। की कारीगरी हो या मीनाकारी हो, मीनाकारी भी सोने पर की जाती है, चांदी पर की जाती है, तो समय बहुत इसमें लगता है। मीनाकारी शब्द पारसी शब्द मीना या मीनू से लिया गया है। जी। और इसका पारसी में अर्थ है स्वर्ग। यही वजह है कि आधुनिक मीनाकारी गहनों में पारसी शैली में पारसी शैली की जो ये झलक है वो मीनाकारी में दिखाई पड़ती है। सोने पर मीनाकारी की प्रक्रिया में गहने की सतह पर विभिन्न आकृतियां उकेरी जाती हैं और फिर उनमें अलग-अलग एनामल रंग और खनिजों का चूरा मिलाया जाता है। तो कुछ इसी तरह से मीनाकारी जी। की जाती है। और इस प्रकार सुंदर और बारीक डिजाइन से चमकीले रंगों से भरे गहने को पारंपरिक और आकर्षक बना दिया जाता है। तांबे, चांदी और सोने पर की गई इस नक्काशी से मड़ियों जैसे खूबसूरत रंग आभूषणों को चार चांद लगाते हैं। जब इसमें मड़ियां लगा दी जाती हैं हम्म। तो बस इसके आभूषण जो है वो देखते ही बनते हैं और जो पहनेगा तो भाई उसकी तो बात ही निराली है ना? जी, और माना ये भी जाता है कि राजा मान सिंह जो थे राजस्थान में, इन्होंने मीनाकारी की कला को लाया और लाहौर से कुशल कारीगरों को बुलवाकर यहीं एनामलिंग की कार्यशाला को स्थापित किया। देखिए ये इसकी एक पूरी कार्यशाला होती है, क्योंकि मीनाकारी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलाकर जो जी। इसका जो एनामल बनता है, तो इसके लिए पूरी कार्यशाला की ज़रूरत होती है। तो ये प्रयोगशाला, कार्यशाला कह सकते हैं कि ये खोली गई और भारत की जो मीनाकारी है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान को कह सकते हैं कि जी। यहाँ बहुत ज़्यादा सफल रही और व्यापार की राजधानी भी भारत इस मामले में कहा जा सकता था जी। उस ज़माने में। और माना ये भी जाता है कि मीनाकारी मूल रूप से वास्तुकला में प्रयोग की जाती थी। दीवारों, खंभों और छतों को सजाने के लिए की गई मीनाकारी सम्राट की बेगमों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने सम्राट से कहकर पूरी कला को अपने आभूषणों का हिस्सा बना लिया था। इस कला को जो था जी। अपना हिस्सा बना लिया हाँ, था। राजा मान सिंह उसी समय के थे जी, मुगल काल के जी। समय के थे। तो उन्होंने जो बेगमें थीं वो तो खैर एक से एक चीज़ों को, देखिए पाश्चात्य देशों से भी उस वक्त बहुत सारी जी। चीज़ें हमारे देश में आई, उसी में ये मीनाकारी भी थी। फिर मीनाकारी अगर अपने देश की बात की जाए तो लखनऊ, पंजाब, दिल्ली, बनारस तक फैल गई, यानी कि पहले राजस्थान और उसके बाद फिर इन सब जगहों पर फैली और फिर जो शैली है वो भी उसी प्रकार बदलती चली गई। मतलब शैली तो बदली, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जो एनामलिंग के जो तरीके थे जी। वो नहीं बदले। जी। शैली इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों में मीनाकारी एक के बाद एक शुरू कर दी गई, लेकिन शैली वही रही। और लखनऊ के जो मीनाकार हैं उनकी बात अगर की जाए तो हरे नीले एनामलिंग का चलन वहाँ था और बनारस में कमल की आकृति के साथ साथ धुंधले गुलाबी रंग का प्रयोग करते थे। ये खास शैली जो थी वो 17वीं सदी के में अवध में पारसी कलाकार लेकर के आए थे। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि पारसी नाम है ये और ये कलाकारी भी वहीं की है। तो वहाँ अवध में लेकर आए, लेकिन जयपुर में देखा गया कि प्रचुर मात्रा में मीनाकारी और इसके जो जीवंत गहने हैं जी। वो बड़े ही अद्भुत और सुंदर बनाए गए। और संगीता जी देखिए ना, हमारे जो श्रोता सखियां हैं, सखाएं, वो बहुत सारे कमेंट भेज रहे हैं। तो उन्होंने एक मीनाकारी के ऊपर भी एक कमेंट आया है, एक और आया, एक मैंने पढ़ा था, एक और है। जी। ये लिखती है कि मीनाकारी सोने, चांदी तथा पत्थर पर रंग भरने की कला को कहते हैं। मीनाकारी कार्य के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। इस कला को जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम लाहौर से लाए। इस कला का प्रमुख कारीगर कुदरत सिंह था। कागजी मीनाकारी के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। जी जी।
कागज जैसे पतले पत्थर पर सोने या अन्य धातु के कार्य को कागजी मीनाकारी कहते हैं। पीतल पर मीनाकारी ये कार्य जयपुर और अलवर में होता है। तो बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने भेजी है। हाँ, तो हमारे श्रोता तो भाई सुधी श्रोता है ही हैं, उनके पास भी बड़ी सारी, हाँ बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जो बातें हैं उनको लिखने के लिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि मुगल दरबार से ही शुरू हुई मीनाकारी, और बहुत सारे जो चीजें हैं वो मीनाकारी के साथ बनाई जाती हैं, जैसे पाजेब हो गई, ब्रूच हो गई, कान की बालियां हैं, अंगूठी, गहने हो गए, और मंदिरों में जो घंटियां वगैरह बनाई जाती हैं, देखिए पूजा की चौकी वगैरह बहुत सुंदर लगती है देखने में। श्री कृष्ण भगवान के पालने वगैरह भी उससे सजाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह से ये प्रयोग में लाई जाती है। तो हम सोचते अभी आपने झुमके और पाजेब सबकी बातें करी, तो क्यों ना एक गीत सुन ले। जी बिल्कुल। हमारे देश की ये समृद्ध कला जो है बहुत ही एक ज़माने में बड़ी प्रसिद्ध थी और आज भी मुझे लगता है मीनाकारी के गहने हमारी सखियों के पास ज़रूर होंगे, तो ढूंढ लीजिए बिल्कुल। अपना बाला सोच रहे थे कि ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल झुमका ढूंढ लीजिए, पाजेब ढूंढ लीजिए। और पाजेब में भी देखिए बड़ी सुंदर मीनाकारी करी हुई होती है, तो आप और अगर ना खरीदा हो तो खरीद भी लें। जी, दिवाली वैसे भी आ रही है, होगी जरूर है ना, दिवाली में पहन सकते हैं। हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं। तो मीनाकारी के गहने आज भी चलन में हैं।
आप ज़रूर इन्हें पहनिए। और देखिए ना, ये एक प्रयोगशाला जैसी कला है, प्रयोगशाला होती है इसकी बाकायदा, और इसे सिर्फ अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। हाँ, कला में तो देखिए अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, और कई तो कला ऐसी है मंजरी जो बड़ी ही परंपरागत है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती है, और इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे देश में ये सदियों तक जीवित रहती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है सीखना भी चाहिए कला को, बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कलाओं को, जितनी भी कलाएं उन सबको हम सीखेंगे तो फिर हम अपनी आगे वाली जनरेशन को वो चीज दे सकते हैं कि आप इस कला को भी समझिए, सीखिए। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली कलाएं होती हैं, कलाओं को आप अपने साथ हमेशा लेके चलिए, है ना। और इसका निर्माण कला में आज भी पुरानी रीति का प्रयोग होता है। जो मीनाकारी होती है उसको पुराने तरीके से ही बाकायदा महीन नक्काशीदार बनाने के लिए काम किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मंजरी कि जो कला है वो देखा जाता है कि समय के साथ बड़ी परिवर्तित हो जाती है, उनमें कुछ ना कुछ नया आने लगता है। लेकिन मीनाकारी शायद मेरे ख्याल से एक ऐसी कला है जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है, और ये अपने पुराने जो तरीके हैं और पुरानी कह सकते हैं शान शौकत उसी से चल रही है, उसी को पूरा बरकरार रखे हुए। जी बिल्कुल। और नक्काशी करने वाले इसका डिजाइन तैयार करते हैं और सुनार इस डिजाइन को आभूषण के रूप में ढालते हैं, और अंतिम रूप में इसमें कलमकार इसका रूप निखारते हैं। फिर पॉलिश करने वाले इस पर चमक लाते हैं, चटक रंगों से इसकी शोभा होती है। यानी कि एक चीज को बनाने के लिए कई कलाकार उसके साथ अपना अपना काम बाखूबी समय के अनुसार उसको निभाते हैं, करते हैं, तो तब जाके उसका रूप, हाँ कई लोग मिलकर करते हैं, तो बाद में उसका जो रूप निखर के आता है तो उसकी तो प्रशंसा करने लायक होती है। और राजस्थान की जो बात हमारी एक सखी ने लिखी भी है, तो राजस्थान के जो अलग अलग शहर हैं उनके बारे में उन्होंने भी लिखा है, और वहाँ पर कागज हो गया, कांच हो गया, संगमरमर हो गए, गहने, तो गहनों की बातें तो खैर होती ही रहती हैं, और गहनों में तो सबसे ज्यादा मीनाकारी देखने में आती है। पीतल, स्टील और सोने के तार और चांदी पर भी मीनाकारी जो है वो की जाती है, और इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। और मीनाकारी के रंग फीके नहीं पड़ते, इतने बढ़िया सुंदर चटक रंग होते हैं, ये ताप को सहन कर सकते हैं। यानी आप किसी भी वक्त पहन के जा रहे हैं तो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस नक्काशी में कटोरियां, मोमबत्ती स्टैंड, भोजन के पात्रों, चम्मच और रोजमर्रा की सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। खिलौनों पर भी ये बहुत सुंदर मीनाकारी की जाती है। वाकई में जब कभी हम देखते हैं इसकी दुकान पर, स्टॉल पर जाकर के, या कहीं प्रदर्शनियां लगती हैं तो वहां पर बहुत सारे दिखते हैं, तो पशु भी बनाए जाते हैं। और बस लगेगा कि ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, है ना। लेकिन हम ज्यादातर महिलाएं तो भाई वो तो आभूषण पसंद करती है कि झुमके ले लिए, गले के हार ले लिए, तो इस तरह की चीजें कला में बहुत अच्छी लगती है मीनाकारी जी। और अब एक गीत सुन लेते हैं। हाँ। तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। सुननी है कितनी ही बातें, कहनी है सुननी है कितनी ही बातें, थोड़े से दिन है ये थोड़ी सी रातें, ओ ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो गुजर जाए यूं ही जवानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी
गली आ तेरी मेहरबानी। तेरे बिन सोनी सोनी है शाम सुहानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। लाज शर्म से मैं तो मरी मरी जाऊं, लाज शर्म से मैं तो मरी मरी जाऊं, राह चलत मैं तो डरी डरी जाऊं। ओ ऐसा लागे, ओ ऐसा लागे मैं हो गई प्रेम दीवानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। ओ तू भी आजा के आ गई रुत मस्तानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। देखिए धीरे धीरे बातें होंगी, धीरे धीरे ढोल बजेंगे और बहुत ही चुपके चुपके बातें होंगी, तो फिर भाई ठीक है। और यही बातें अगर जोर से हो जाएं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, या फिर बिल्कुल। कोई सुन ले। तो इसीलिए देखिए इस तरह का जो फिल्मी दुनिया में भी बड़ी सुंदर कलाकारी है और बड़े सुंदर गीत भी शायद इसलिए बजे हैं। हम आपका इशारा समझ रहे हैं कि धीरे धीरे बोल, है ना। जी तो बिल्कुल। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, है ना। ये ऐसी बातें होती है। तो कभी कभी हमें किसी से बात करनी है, तो 2-3 लोग साथ में बैठे हैं, तो जिससे हमें बात करनी है, तो फिर लगता है कि बिल्कुल पास में जाके धीरे धीरे बात करें कि चौथा तीसरा पर्सन ना सुने। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ कभी कभी बहुत खास बात, हमें किसी खास जगह पर हम खड़े हैं और हमें कुछ कहना है, उसको बताना है, चाहे उससे कपड़े से रिलेटेड हो या कुछ भी बात है, तो हमें चाहिए कि हम जोर से ना बोल करके धीरे ही बोलें, जी है ना। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वैसे हम लोग यहाँ भी बड़े धीरे धीरे ही बातें कर रहे हैं। कभी ऐसा सोचते हैं कि धीरे बोलने में कोई सुन न ले, लेकिन अब यहाँ भी बातें धीरे लेकिन ही हमें होती, तो लेकिन बोलना सुन ही रहे है हैं। क्योंकि हमें तो अपनी बात को सबको सुनाना है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो आहिस्ते से ऐसा भी बोलकर, होता है, जी। लेकिन कई बार ऐसा भी कहते हैं कि भाई धीरे धीरे बोल, और ऐसा भी होता है कि भाई कोई सामने से सुन न ले कहीं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी भी बातें होती हैं कि जो जोर से बोलने वाली भी नहीं होती हैं, तो इसका भी खासा ख्याल रखना चाहिए। और कभी किसी उत्सव पे या कहीं आप घर के पार्टी में हैं और आपने जोर से बोल दिया, तो भाई अगर किसी ने आपकी बात सुन ली, तो फिर एक मुंह से दूसरे मुंह से तीसरे मुंह तक जाएगी, और वो बात आपकी धीरे वाली जो आपने जोर से कह दी है वो फैल भी जाएगी, जी है ना। ऐसे भी फैल जाती है, क्योंकि हम तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि भाई कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि 4-5 लेडीज खड़ी बातें कर रही, और जो धीरे बोल भी रहा है तो सोच रहा नहीं सुन रहा है, लेकिन वो उसके कान तेज है, कहते भी हैं ना कि भाई तो उससे सुन लिया। हाँ धीरे से बोल लो, नहीं तो फिर दीवारों के भी कान होते हैं। तो देखिए अगर ना सुना जाए तब तो ठीक है, लेकिन सुन लेने पे कहीं गड़बड़ भी हो सकती है, बिल्कुल हो इसीलिए जाती है। धीरे बोलना भी बहुत जरूरी है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं भाई कि उसी वक्त अगर पहुंच गए कि बात धीरे से ही की जा रही है, और जिनके विषय में की जा रही है उस वक्त वहां पर भी बिल्कुल पहुंच गए, तो अब बोलने वाले को तो ये लग रहा है कि शायद हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। कई बार दबे पांव आकर ही सुन लेते हैं ना कि पता ही नहीं चला बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो दबे पांव आ गए, तो हाँ। वो भी सुन लिया उन्होंने। जी तो बड़ा खतरा होता हाँ। है, इसलिए भी धीरे बोलना बड़ा जरूरी है। और अगर ऐसी आते पड़ जाती जो ऐसा करते हैं कि भैया आए और सुन लिया, तो भाई वो तो उसके दिमाग में एक शक आ जाएगा कि कहीं ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे जी हैं। बिल्कुल, ये तो बिला वजह के जो हाँ। शक होते हैं वो भी पैदा होते पैदा हैं। हो देखिए जाते जहाँ जरूरी है वहां तो धीरे बोलें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अब कोई बड़ी जरूरी बात भी हो रही है, लेकिन शक का माहौल भी कभी कभी पैदा हो जाता है कि धीरे बोला है तो भाई क्या बात है, क्यों क्या वजह हो गई कि इतनी धीरे से क्या बात की क्या जा बात रही हो है। रही है। तो
इस तरह से घर का कभी कभी माहौल जो होता है वो भी खराब हो जाता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि अगर इसकी प्रतिकूल जी। बातों को देखा जाए तो व्यक्तित्व पर भी बड़ा प्रभाव बिल्कुल। पड़ता है। लेकिन जहाँ जरूरी है वहां धीरे बोले। जैसे कई बार चिकित्सालय हो गए, कई बार हम देखते हैं कि जो परीक्षा गृह होते हैं, हाँ, स्कूल में गए हैं, वहां भी जो बातें हैं वो भी सोच समझकर बहुत करनी चाहिए। और कई जगह पे तो ऐसा भी है कि जहाँ फिल्में वगैरह भी देखने जाते हैं, अब जो धीरे नहीं बोलते हैं या थिएटर में वाले बड़ा पीछे बैठे हैं, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं जी। और पिक्चर जो चल रही है उस पर आप कुछ ना कुछ लगातार कर बोलते रहते हैं, भले धीरे ही बोले लेकिन लगातार बोलते रहते हैं। किसी को परेशानी होती है, परेशानी होती है बोलने से। और इसी तरह संगीता जी, जब हम कहीं जाते हैं, संग्रहालय घूमने जाते हैं या आर्ट एग्जीबिशन लगती है हॉल में, तो वो हॉल इतने बड़े होते हैं कि जरा सा भी आपने कुछ बोला तो पूरे हॉल में बात आपकी गूंज जाती है। तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत आहिस्ते से ही बोलना है, क्योंकि सब लोग बारीकी से देख रहे होते हैं कला को। और यही वजह है ना कि शायद कोई कोई बातें होती हैं और कोई बातें होती हैं जो वाकई धीरे से, जैसे शादी ब्याह की भी कई बातें होती हैं, तो लोग जहाँ तय हो जाती है वहाँ बहुत ही इन बातों को बड़ा घर के ही अंदर तक रखते हैं और ध्यान देते हैं कि भाई ज्यादा जोर न पकड़े ये बातें, क्योंकि वो वक्त बड़ा ही संजीदा होता है और बड़ा ही नाजुक सा होता है। तो कभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी बात अगले तक जाए, कभी नहीं चाहते हैं कि अगले तक जाए। तो इस वजह से और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सोचते हैं कि भाई रुकावटें ना आ जाएं कोई, इस वजह से भी बात को और अपनी बात को भी किसी के सामने अगर रखना है तो आप अपनी बात को अगर आहिस्ते से रखते हैं, धीरे बोल के रखते हैं, तो वो उस पर विचार करेगा। या आपने कभी जल्दी बोल करके बात रख दी तो आपकी बात को ध्यान नहीं देगा। या कभी वो नाराज है तो आप अपनी बात को उसी के अंदाज में कह रहे हैं तो भी नहीं उसको ध्यान देगा। तो किसी के आगे अपनी बात को रखनी है तो थोड़ा सा धैर्य रख के आप धीरे से रखेंगे तो आपकी बात की अहमियत होगी, उसको वो सुनेगा, समझेगा। और यही चीज बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कैसे हमें धीरे बोलना है, किस वक्त बोलना है, कैसा माहौल है, कैसे जगह पर है, उस हिसाब से उनको बताना भी चाहिए। जी जी, है ना? हाँ, और कई बार ऐसा भी लोग सोचते हैं कि भाई ये कहीं किसी की निंदा तो नहीं की जा रही है, किसी की बातें तो नहीं की जा रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अगर जो गलती है वो सामने से कह भी दी जाए तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना, निंदक नहीं है। तो धीरे धीरे से भी किसी को कभी कोई बात पे किसी डांट पड़ गई या कोई बात हो गई तो वो भी एक बात होती है कि ठीक है, अगर गड़बड़ी है और जोर से अगर डांट भी दिया गया तो आप ये ना समझे कि भाई हमें धीरे से ही क्यों बोला गया, जोर से क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग जब हमारी बातें जब पता चलती हैं, लोगों से भी पता चलती हैं, तो ये एक अपने लिए अपने व्यक्तित्व को सुधारने का एक अवसर ही होता है ना। तो कहीं पे जहाँ जरूरत है वहाँ जरूरी भी है, लेकिन फिर भी जो भी है तो बोल जो होते हैं वो उन्हें तो बड़ा ही संतुलित रखना ही चाहिए। क्योंकि एक बार जब हम बोल देते हैं तो वो शब्द तो वापस नहीं आते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान देते हुए आहिस्ते से बोले। कभी कभी चूक हो जाती है तो उसके लिए आप क्षमा भी मांग सकते हैं। बिल्कुल मांग सकते हैं। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। तेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले, कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। कुछ कह ले, कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं, हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले, कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं, हम तो करेंगे प्यार।
खिले, कोई जान ले, ओ जान ले। कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। नादान तुम, अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं। कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। एक एक दिन अब लगता है एक साल। तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। आ प्यार कर, दुनिया से डर। संगीता जी देखिए ना, बातें करते करते कितना समय हो गया और बिल्कुल भी समय बचा भी नहीं है। तो हम लेते हैं सभी सखियों श्रोताओं से विदा। तो मंजरी वर्मा और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार।